क्वेश्चन थे ना जरा करके। क्वेश्चन देखना है थोड़ा, निकालो उनको। निकाल लिया क्वेश्चन आपने? पहला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजनिंग वाला है ना ये। भारत में द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में व्यापक परिवर्तन हुए। इसका जो रीजनिंग है, क्योंकि यूरोप में द्वितीय चरण का पूंजीवाद आ गया था। दोनों सही हो रहे हैं, व्याख्या भी सही हो रही है। इस पर हमने पहले चर्चा की हुई होगी। भारत में यादवों के संधि का संबंध है, हाँ, आंग्ल बर्मा युद्ध। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गलत मिलान का चयन कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। ऑकलैंड आंग्ल अफगान युद्ध सही है। एलेनबरो आंग्ल सिंध युद्ध सही है। एमहस्ट आंग्ल सिंध युद्ध। कौन सा गलत है इनमें? कौन सा? डी, डी या सी? एमहस्ट के समय कौन सा हुआ था? आंग्ल बर्मा तो हो गया ना। आंग्ल बर्मा किसके टाइम पे हुआ था? एमहस्ट के टाइम पे। हाँ, तो इसका डी गलत हो गया। भारत में फार्मिंग पद्धति के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें हमने गलत कथन का चयन करना था। यह लॉर्ड वेलेजली के दिमाग की उपज थी। सही है क्या? हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग का नहीं, क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। इसमें राजस्व वसूली ठेके पर दी जाती थी। सही है। इसमें जमींदार भूमि का मालिक होता था। तो इसमें कौन कौन से कथन गलत हो रहे हैं? पहला भी गलत है और सी, हाँ, पहला तीसरा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति आई थी उसके बारे में विचार कीजिए। यह लॉर्ड कार्नवालिस के काल में अस्तित्व में आई है ना। सही है ये? इस पद्धति में जमींदार को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। सूर्यास्त कानून जो 1793 में आया था इसी से संबंधित था। भविष्य में यह ब्रिटिश के राजस्व में प्रतिकूल प्रभाव डाल गई। तो सभी कथन इसके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट क्लास कहाँ पर छोड़ी थी? लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद, और द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद के क्रम में राजनीतिक नीतियाँ देख रहे थे। यही चल रहा था ना। कौन कौन से गवर्नर जनरल पढ़े थे हमने सेकेंड फेज के कोलोनलिज्म में? सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे, फिर एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, फिर एलेनबरो, ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग और ये वेलेजली। नहीं, लॉर्ड क्या है? लॉर्ड डलहौजी। आज लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने थोड़ा देखना था। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो अपने राजनीतिक उपलब्धियां की हैं, दो तरीके अपनाए थे ना इसमें। पहला था युद्ध या रणनीति, दूसरी होगी इसमें विचारधारा। विचारधारा के स्तर पर भी इसने, हाँ, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी ना। एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। युद्ध वाले में हमने देखा था सबसे पहले इसमें 1849 में क्या बताया था? हाँ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय। पंजाब का विलय होगा, इसको सब नोट करते चलेंगे। हाँ, पंजाब का विलय हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से। द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा 1850 में सिक्किम का विलय किया था, सिक्किम का विलय। 1852 इसमें लोअर बर्मा पेगू क्षेत्र का, लोअर बर्मा पेगू का विलय। फिर 1853 में बरार क्षेत्र, बरार क्षेत्र का विलय। इन क्षेत्रों को तो इसने सीधे युद्ध और अपनी स्ट्रेटेजिकल पावर से अपने इसमें मिलाया था भारत में। ठीक, अब इम्पोर्टेंट है थोड़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से समझना है आज। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में मैंने एक दिन आपको बताया था, क्या था इसका, जिस सर्वोच्च सत्ता ने आपको शक्ति दी थी वो इन शक्तियों को क्या ले रही है, वापस ले रही है। अब कैसे था इसको थोड़ा हम समझेंगे। ये हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लोअर बर्मा ये युद्ध, इसमें द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध तो वहाँ हो रहा था पहले, कौन था उसमें, एमहर्स्ट। और ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में डलहौजी आएंगे। तो डलहौजी ने युद्ध के आधार पर इन 4-5 क्षेत्रों का विलय किया, बाकी बचे हुए क्षेत्रों को अपनी विचारधारा के स्तर पर विलय करने का प्रयास करेगा। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लिख लिया ना, इसको हटाऊं, हटाना है। इस टॉपिक को देखेंगे थोड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पद्धति को थोड़ा हम देखते हैं। इन्होंने अपना जो राज्य था वो 3 भागों में बांटा था, ऐसे। ब्रिटिश से स्वतंत्र राज्य, वैसे राज्य जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे, मराठों के अधीन थे, पर अब ब्रिटिश के अधीन। और तीसरे वो थे जिनका वैसे राज्य जिनका अस्तित्व के ब्रिटिश सनद से हुआ था। थोड़ा इन 3 प्रकार के शासन पद्धति के बारे में समझने का प्रयास करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से समझ रहे हैं ना, हड़प की नीति।
तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स अप्लाई होता था वो थर्ड वाले में होता था, जो थर्ड चेन बनाई है मैंने, थर्ड पॉइंट। समझ में नहीं आ रहा कुछ? वैसे राज्य जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे पर अब ब्रिटिश के अधीन हैं। और थर्ड पॉइंट में आएगा वैसे राज्य जिनका अस्तित्व ही ब्रिटिश सनद से हुआ था, मतलब जिनको स्थापित किसने किया था? ब्रिटिश ने। जैसे एग्जाम्पल मैसूर, और उसके बाद ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बताया था ना, कौन सा क्षेत्र है ये अपना? पूना। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वगैरह सब बताई थी। वहाँ ये भी बताया था कि आगे ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का आधार यही बनेगा, उस पर आएंगे अभी। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन पद्धति थी, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन 3 प्रकार के राज्यों की स्थापना की। पहला देखो, ब्रिटिश से स्वतंत्र राज्य, जिनका ब्रिटिश से कोई संबंध नहीं था, है ना। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनको हम देशी रियासतें बोलते हैं, लास्ट तक भी वो स्वतंत्र रहे थे। वैसे राज्य जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे पर अब ब्रिटिश के अधीन आ चुके थे। जिसको हराया, हम युद्ध देखते आ रहे हैं ना, इनको हराते गए और अपने अधीन बनाते गए ब्रिटिश। वैसे राज्य जिनका अस्तित्व ही ब्रिटिश सनद से हुआ था, मतलब जिनको अस्तित्व में ही कौन लाए थे? अंग्रेज लोग लाए थे। और वैसे कौन कौन से क्षेत्र थे? जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कल आपको जब हमने लास्ट क्लास की थी, है ध्यान में? मैसूर बताया था मैंने, विलियम बेंटिक के समय मैसूर, है ध्यान? बम्बई प्रेसिडेंसी, है आ रहा ध्यान? मैंने आपको ये बताया था ना कि ये षड्यंत्र से क्या करते थे, जैसे इन्होंने मैसूर क्षेत्र को जब जीता था तो वहाँ पर आडियार वंश के एक राजा को बैठा दिया कि हमने तुम्हारी हेल्प करी, ऐसा बताया था ना। और वैसे जब मराठाओं को हराया था इन्होंने, तो जब पेशवा को इन्होंने कहाँ भेजा था? ऊपर लखनऊ क्षेत्र में, तो वहाँ पे एक शिवाजी के वंशज को बैठा दिया था। ऐसी हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मूल राजा था उनके वंशजों को बैठाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये कौन से हो गए? वैसे राज्य जिनका अस्तित्व ब्रिटिश सनद से हुआ था, इनको उत्पन्न कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश। अब समस्या ये थी सक्सेसर पॉलिसी की, जब उत्तराधिकार का समस्या था। अगर स्वतंत्र राज्य है तो यहाँ पर उत्तराधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि स्वतंत्र है ना, तभी स्वतंत्र कह रहे हैं इनको हम। अब जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे अब ब्रिटिश के अधीन आ गए थे, इनको औपचारिकता लेनी पड़ती थी। अगर कोई सक्सेसर होगा, मतलब मेरे बाद जो राजा बनने वाला है किसी क्षेत्र में, तो मुझे ब्रिटिश से क्या लेनी है? एक परमिशन लेनी है। खाली औपचारिक थी वो, खाली साइन करके तुमको दे देंगे। लेकिन जो थर्ड वाला है, जिसको उत्पन्न ही किसने किया था? ब्रिटिश ने। यहाँ पे तय कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार तय करेगी कि हम किसको राजा बनाएंगे। हाँ? इस एरिया में इस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं ना, 6-7 क्षेत्रों का विलय होता था। जैसे सतारा है, बड़ा होगा, जैतपुर है, झांसी है, ऐसे ना बहुत सारे 7-8 क्षेत्र हैं जिनका विलय किया गया। कैसे विलय हो रहा है समझ में आया? उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब एक प्राकृतिक, अगर किसी का बेटा नहीं हो पाया तो ये पूरा हड़प लेते थे। यही हड़प की नीति होगी, ठीक है। तो हड़प की नीति कहाँ लगती थी? वैसे राज्य जिनका अस्तित्व ही ब्रिटिश सनद से हुआ था। समझ में आया ब्रिटिश सनद क्या चीज़ है? मतलब जिसको उत्पन्न ही कौन कर रहे थे? ब्रिटिश। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इसकी जड़ में कौन है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की जो आधारशिला बना रही है, कौन बना रही है? सहायक संधि प्रणाली। अगर आपको ध्यान है, ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। और सहायक संधि प्रणाली का आधार कौन बना रही थी? घेरे की नीति। तो ये पूरा चेन बनी आ रही है, जो पूरा इसका एक विकसित रूप कहाँ पर दिखता है हमको? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में।
तो ये चीज़ समझ में आई आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? हड़प की नीति। ऐसे ऐसे राज्य जिनको उत्पन्न किसने किया था? ब्रिटेन ने, ब्रिटिश हरा के ना। और उनका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, अगर मान लो कि बेटी हो गई, उसका बेटा नहीं हो पाया, उत्तराधिकारी उसी को कहते थे उस समय, तो उसका पूरा जो साम्राज्य है वो कौन हड़प लेते थे? ब्रिटेन सरकार। क्योंकि ये कहते थे ना कि डेलीगेशन अंडर डेलीगेशन नहीं हो सकता है। तुमको राजा किसने बनाया है? हमने बनाया है। और तुम किसी अन्य को राजा बना रहे हो, ऐसा संभव नहीं है ना? क्योंकि ये कौन सा चल रहा है? द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद। और द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में मैंने आपको एक चीज़ समझाई होगी, क्या? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या चीज़ थी? कहाँ देखा होगा तुमने? चलो, तो ये चीज़ हो गई ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो थर्ड वाले में होगा, इसको मेंशन कर लो वहाँ पे, तीसरे बिंदु पे। लिख लिया आपने? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस बिंदु पर लगेगा, इन दोनों में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगता था। अगला देखो डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिख लेना कॉपी में, जैसे क्या क्या था? सतारा था, जैतपुर था, झांसी है, नागपुर है। सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर तथा अन्य। इन अन्य को होमवर्क समझ के पूरा कर लेना। अब हम जरा डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। और डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के आधार पर इन्होंने अवध क्षेत्र का विलय किया था। अवध, अब देखिए अवध की जब हमने ज्योग्राफी समझी थी तो अवध का क्षेत्र कहाँ पड़ता था? बंगाल के बिल्कुल बराबर में। और जब हम मुगल साम्राज्य देखते हैं तो मुगल साम्राज्य का एक केंद्रीय ज्योग्राफी रही थी, सेंट्रल ज्योग्राफी ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये पूरा फर्टाइल लैंड है, यहाँ गंगा यमुना दोआब यहीं यहीं पे तो है अभी भी। तो इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी है, सारे महत्व है ना इस क्षेत्र के। और पहले से ही ये पूरा का पूरा एरिया ये किसके इन्फ्लुएंस में आ चुका है? ब्रिटिश के। हमने देखा ना पहले ही। अवध को अलग किया किसने था? अवध को कौन अलग करके ले गया था जब औरंगजेब की मृत्यु होती है? 3 क्षेत्र अलग हुए थे ना? हाँ, तो बताओ। सादत खान, सब भूल रहे हो तुम। सादत खान ने अलग किया था ना। तो इन्होंने अब एक विचारधारा फैलाना शुरू कर दिया कि वहाँ की जनता का जो संरक्षक है वो अवध का राजा नहीं कर सकता है वो उसकी जनता का संरक्षण, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा गवर्नेंस है, मतलब राजा के द्वारा, वो ढंग से नहीं हो पाएगा। जिसे कुशासन कहते हैं ना हिंदी में, कुशासन। जो तुम्हारे ऊपर शासन किया जा रहा है वो सकारात्मक नहीं है। एक ऐसी विचारधारा फैला दी, सेंटिमेंट फैला दिया ना उस समाज में। तो उसके द्वारा पूरी जनता ने क्या किया? पूरी जनता ने अपने राजा के विरोध में एक थोड़ा सा वो विद्रोह कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा था, देखो इसका विलय हो कब रहा है? लॉर्ड डलहौजी का समय कब है बताओ? 1848 से 56 तक है ना। देखिए लास्ट ईयर में जब ये 1856 में होता है ना, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के आधार पर अवध का विलय करता है। और अगले साल ही हमको 1857 का क्या दिखाई देता है? विद्रोह, है ना। और ये विद्रोह का जो मूल वो था ना, केंद्र, वो अवधि बना। अगर ये विचारधारा सही होती तो सबसे ज्यादा विद्रोह का केंद्र अवध क्यों बनता? समझ पा रहे हो क्या है? तो जबरन मतलब अब यहाँ पर कोई रीजन नहीं मिला ना उसको। देखो यहाँ पे तो उसको रीजन मिल गया कि इसका उत्तराधिकारी नहीं है, कारण है ना। अभी यहाँ पे कोई उसको वो नहीं मिला रीजन, तो उसने क्या बोल दिया कि तुम्हारा राजा ही खराब है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमको दिखता है कब? 1857 की क्रांति में। और क्रांति का जो केंद्र बना वो कौन बना? अवध। सबसे बड़ा जो विद्रोह अंग्रेजों को झेलना पड़ा वो अवध क्षेत्र से ही झेलना पड़ा, ऐसा, ठीक है। तो अवध का क्या किया है विलय? डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के द्वारा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में कैसे साम्राज्यवादी विचारधारा को महत्व मिल रहा है और लगातार क्षेत्रों का विलय देख रहे हैं।
अब आपको आंख बंद करके सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए कि द्वितीय चरण की बात हो रही है और राजनीतिक नीतियों की बात हो रही है। तो इसमें कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, किस किस क्षेत्र का विलय हुआ है और किन किन संधियों के माध्यम से विलय किया गया, ये सब याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या था राजनीतिक नीति के बाद? प्रशासनिक नीतियाँ, थोड़ा उसकी ओर। इसमें कुछ पूछना है आपको? सब आता है बोले तो क्या बताएगा? वैसे राज्य जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे, हो गया ना, इसको मिटा दूँ। तो लॉर्ड डलहौजी समझ में आए तुमको? अच्छा आदमी था ये? कोई ब्रिटिश अधिकारी ऐसा लगा आपको जो जिसको हम अच्छा कह सकते हैं, जो उपनिवेशवादी विचारधारा से अलग हो? नहीं मिलेगा। क्या है? प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीतियाँ इसमें भी हम अपना एक रोड मैप बनाकर चलेंगे। पहला पॉइंट इसमें बनाना, प्रशासनिक नीति, प्रशासन का सुदृढ़ीकरण। पहले तो आ जाएगा व्यापक परिवर्तन पर बल ना, व्यापक परिवर्तन पर बल, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण नहीं, सुदृढ़ीकरण। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। एक होता है सबसे पहले पिंडारियों का दमन और ठगी का दमन। पिंडारी दमन और ठगी का दमन, ठगी का दमन। ये हो गया जो प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया गया था। अब ये तीर कहाँ से निकालो आप? अच्छा, यहाँ से निकाल देते हैं। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हो गया। फिर है भारतीय न्याय पद्धति का यूरोपीकरण, का यूरोपीयकरण। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड मैकाले की भूमिका। विधि सदस्य 1833 का चैप्टर। लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में। अगला हम देखते हैं 1861 का हाईकोर्ट अधिनियम, हाईकोर्ट एक्ट। ऐसे थर्ड पॉइंट हम इसमें बनाएंगे डेकार्टे, डेकार्टे का भूमि संबंधी, भूमि संबंधित क्या कहते हैं उसको, एक जो हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूमि संबंधित प्रमेय, थ्योरम, क्या कहते हैं इसको? हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? संकल्पना, संबंधित संकल्पना। और इसी संकल्पना से प्रेरित होकर हमको रैयतवाड़ी और महलवाड़ी देखते हैं। रैयतवाड़ी और दूसरा महलवाड़ी।
इन बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए, टॉपिक की सेंट्रल थीम से हमको नहीं भटकना है। सेंट्रल थीम क्या है? सेकंड चरण का क्या चल रहा है? उपनिवेशवाद। उसकी पूरी जो बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हम समझते आ रहे हैं। तो द्वितीय चरण की उपनिवेशवाद की सेंट्रल थीम क्या है कि भारत को क्या बनाना है? तैयार माल का आयातक, और तैयार माल या विनिर्मित माल का आयातक बनाना है, और कच्चे माल का क्या बनाना था? निर्यातक। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक नीतियाँ भी तैयार की जा रही हैं। ओके, इसका पहला पॉइंट हमने बनाया प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण। इसमें पिंडारियों का दमन। अब पिंडारी कौन थे? अगर आपने मराठाओं को पढ़ा होगा तो मराठाओं की सेना में काम करते थे पहले सारे पिंडारी। ठीक है, पिंडारियों का नाम सुना है? इसमें लिखना जनरल हिस्लाव, जनरल हिस्लाव, और इसको किया था कर्नल स्लीमैन ने। ये एग्जाम में कभी आ सकता है, कर्नल स्लीमैन। इन दो अंग्रेजों को ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ा इस पर आते हैं। तो प्रशासन को सुदृढ़ इसलिए करना था क्योंकि जो पिंडारी लोग थे और जो ठग लोग थे, ये क्या करते थे कि जब भी व्यापार होता है तो व्यापार में राहजनी करते थे, अंग्रेजों को मार मुर देते थे ना। अब मारे क्यों? अब पिंडारी लोग, मैंने बताया सबसे पहले क्या थे, ये लोग मराठों की सेना में काम करते थे। जब डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस आई थी तो जैसे मराठों के साथ कौन सी संधि से सहायक संधि प्रणाली किस संधि के द्वारा अपनाई थी? कुछ ध्यान में है? बसीन की संधि बताई थी मैंने आपको। द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर 1805 अपनाए थे ना बसीन की संधि से, सब्सिडरी अलायंस। तो उसके बाद से ये सारे के सारे जो पिंडारी लोग थे, ये मराठाओं की सेनाओं से क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। अब इनका जो रोजगार है वो तो छिन गया ना, तो ये लोग क्या करेंगे? अब अंग्रेजों को लूटना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अंग्रेजों की नाक में दम किया था इन्होंने, पिंडारियों ने। तो पिंडारियों का दमन करने का सबसे पहला प्रयास किया गया। इस समय जो, हाँ, ये 1817 के समय हुआ रहेगा, 1817-18। बताओ इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन किया गया। इसने जो अपॉइंट किया था, किसको किया था? जनरल हिस्लाप को। तीन तरफ से आक्रमण हुए थे, एक दक्षिण भारत से, एक उत्तर भारत से, और एक पश्चिम भारत से। तो तीनों तरफ से इनका आक्रमण, इन पर वो किया गया, आक्रमण करके इनको समाप्त किया गया। अब पिंडारी तो सारे मारे गए थे। जो लास्ट बचा था इसमें एक करीम खान नाम का लास्ट पिंडारी हमको दिखाई देता है, करीम खान। और इसको गौसपुर जागीर देकर, इनको तो अब मत करना, बाकी और सबको तो इन्होंने मार दिया था। करीम खान नाम का एक पिंडारी बचा था, इसको गौसपुर की जागीर दे के वहाँ बैठा दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि इनको पता है ना कल को ये हमारी सेना में काम आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है पिंडारियों का दमन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है। और जो ठगी का दमन है, इसका समय है 1831। कौन है 1831 में गवर्नर जनरल? बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के समय ठगी का दमन हम देखते हैं। इसने कर्नल स्लीमैन को अपॉइंट किया था। अब ठगी में क्या करते थे ये लोग कि जितने भी अंग्रेज व्यापारी व्यापार करने इधर उधर जाते थे, उन सबको लूटना। ठगी हम समझते हैं लूटना। रूमाल होती थी, रूमाल से गला घोंट के उनको मार देते थे और उनका पूरा सामान ले जाते थे। और ये पिंडारी और ठगी नाम की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका कारण भी अंग्रेज खुद ही हैं, सब्सिडरी अलायंस। क्योंकि उनके रोजगार छिन गए। ये सारी सेना में काम करते थे ये सारे लोग, उनकी जब रोटी छिन जाएगी तो क्या करेंगे वो? इनको ये करना पड़ा, फिर इन्हीं के नाक में दम करेंगे ये। ऐसे इन्होंने साफ किया समस्या को।
अब देखो, ये समझ में आया ना, पिंडारी और ठगी का दमन। इसमें कौन से गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है और किस हाँ बेंटिक, और कौन कौन से अधिकारी अपॉइंट किए हैं, ये भी कभी आता है एग्जाम में, देखा था मैंने कई बार। अब देखिए भारतीय न्याय पद्धति का यूरोपीयकरण। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, हमने संहिताकरण देखा था ना। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था ना, उसने क्या किया था? जेंटू लॉज है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बोल। उसने हमारे भारतीय धर्म का क्या किया था? संहिताकरण, भारतीय कानूनों का संहिताकरण किया था। संहिताकरण किया था ना, केवल उसको लागू थोड़ा ना किया था, उसने केवल लॉ क्या किया है इंडिया में, इस चीज़ को समझा था। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, अब 1833 का चार्टर आ जाएगा इसमें। द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद का समय कहाँ से कहाँ तक बताया मैंने? 57 तक। तो उस बीच सारी जो परिवर्तन हो रहे हैं प्रशासन के क्षेत्र में, उन पर हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारे सामने, ठीक है। तो 1833 के चार्टर के, मैं ये इन चार्टरों को अलग से आपको बता भी रहा हूँ, जब हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो वहाँ, लेकिन यहाँ इसका जो संदर्भ ये जो बन रहा है कि 1833 के चार्टर में एक चीज़ थी, ये आपको पता भी होगा शायद, कि एक विधि सदस्य को अपॉइंट किया गया था 1833 के चार्टर में, और विधि सदस्य के रूप में कौन आए थे? लॉर्ड मैकाले। पहले 3 होते थे ना, चौथा सदस्य ये बना दिया, कौन? लॉर्ड मैकाले। इसने क्या करना था, जो हमारे विधि हैं, सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ भारत में जो चल रहे हैं, उनको लागू कैसे किया जाएगा, ये चीज़ समझनी थी, ठीक है। क्योंकि एक विचारधारा चलने लगी थी द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में। सामाजिक विकास में मैंने कौन सी विचारधारा बताई थी आपको? उपयोगितावादी विचारधारा, ठीक है। उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ चिंतक ऐसे आए जिन्होंने भारत के कानून पद्धति पर सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़े किए। वो प्रश्न चिन्ह कैसे हैं कि सबसे पहले तो जो भारतीय कानून है वो अलिखित है, कहीं पे भी कोई लिखी हुई चीज़ नहीं थी, जिसका जो मन आता था वो चीज़ होती थी। दूसरा, जो भारतीय विधियां हैं उनका संहिताकरण नहीं हुआ है, बिखरी हुई हैं चीज़ें, कभी कौन सा एक्ट यूज हो जा रहा है, कभी कौन सा यूज हो जा रहा है ना। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, मतलब एक यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है एक्टों में। तो ऐसी विचारधारा आई जिनके द्वारा एक लॉर्ड मैकाले का पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, हमारे सारे जो भारतीय विधियाँ हैं उनका क्या किया, संहिताकरण तो पहले हो चुका है, ये क्या नाम था उसका, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ये उसको लागू करने का पूरा एक विचार देता है। तब हम देखते हैं कि 1837 में लॉर्ड मैकाले क्या करता है, 1837 में लॉर्ड मैकाले द्वारा वो पूरा तैयार किया जाता है कि ऐसे ऐसे ये वाले एक्ट लागू होंगे, ठीक। लेकिन जो लागू होते हैं वो 20 साल के बाद लागू होते हैं, पूरा 20 साल। कब? 1859 में सिविल लॉ, और 1860 में इंडियन पिनल कोड, और 61 में हाई कोर्ट एक्ट। 3 जगह हम हाई कोर्ट देखते हैं, कहाँ कहाँ? 3 प्रेसिडेंसियाँ कहाँ हैं? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। इन 3 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको लिखेंगे थोड़ा, जो मैंने बहस करी इसको आप लिख सकते हैं या बताना पड़ेगा? देखिए ना, ये लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में है ना, इसमें लिख लो 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में चयनित करना। अगला पॉइंट इसमें बना देगा, मैकाले द्वारा 1837 में अपना कार्य पूरा करना। 1837 में मैकाले द्वारा कार्य पूरा करना। पूरा करना, जिसका प्रभाव आगे 20 वर्ष पश्चात, इधर हाँ तीर बना के इधर कर दो इसको, जिसका प्रभाव आगे 20 वर्ष पश्चात 1859 में भारतीय
नागरिक अधिनियम, इंडियन सिविल एक्ट कह सकते हैं, 20 वर्ष पश्चात 1859 में भारतीय नागरिक अधिनियम या फिर इंडियन सिविल कोड, 1860 में इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम लाया गया। 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम लाया गया। और जहाँ पर आपने 1861 का हाईकोर्ट एक्ट लिखा है, इसके नीचे 3 जगह जहाँ जहाँ हैं वो लिख लेना। 1861 हाईकोर्ट एक्ट कहाँ, 3 प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ हैं, कोलकाता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों में एक एक हाईकोर्ट। अब देखो प्रशासनिक नीतियों का, देखो वो क्या बना रखा मैंने पॉइंट, भारतीय न्याय पद्धति का यूरोपीकरण। अब जो भारत के जितने भी ये एक्ट हैं, ये पूरा का पूरा सिमिलर हो चुके हैं किसके, यूरोपीय। देखो इंडियन पीनल कोड जो बनाया, इसका आधार क्या था, बताया नहीं है मैंने, सुनो इसको। जो इंडियन पीनल कोड है, ये पूरा एक व्यक्ति का नाम क्या था जो वाटरलू के युद्ध में हारता है, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उत्पन्न होता है, नेपोलियन बोनापार्ट की विचारधारा से जो एक्ट बना था उसे हम क्या बोलते हैं, पीनल कोड। फिर ये पूरे यूरोप में लागू हुआ और यूरोपीय पद्धति पे यहाँ पे भारत में क्या बना दिया, इंडियन पीनल कोड। आया समझ में? तो इसको आप अगर याद करना चाहते हो तो कहीं पे लिख लेना। भारतीय न्याय पद्धति का यूरोपीकरण हो गया, इंडियन पीनल कोड बना दिया, इंडियन सिविल कोड बना दिया है तुम्हारे सामने 59 में, और हाईकोर्ट एक्ट बना दिया। अब हाईकोर्ट एक्ट इसलिए लाए क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें बार बार हमारी क्या देखे, विवाद देखे रहते हम, है ना। अब कैसे कैसे विवाद थे इसको हम समझ रहे थे, आगे जब हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे वहाँ इसको और क्लियर करेंगे, ठीक। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ आपका। इसमें कुछ पूछना है, लॉर्ड मैकाले की भूमिका ये रही, और 61 में हाईकोर्ट एक्ट आ गया है, 3 जगहों पर हाईकोर्ट बना दिए गए हैं। लास्ट देखिए थोड़ा, डेकार्टे का भूमि संबंधित संकल्पना। अब देखिए ब्रिटिश द्वारा जब प्रथम चरण का उपनिवेशवाद था तो एक स्थायी बंदोबस्त कानून लाए थे, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। और मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट में कुछ ऐसी गलतियां थी जो कि आज़ादी के बाद तक भी रही, अंग्रेजों के प्रतिकूल हुई वो समस्याएं। स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था, हाँ, अमाउंट फिक्स कर दिया था ना, और वो अमाउंट जो फिक्स किया वो अंग्रेजों के लिए ही घातक सिद्ध हो गया। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, कितना अमाउंट था, 11/12 बताया होगा ना मैंने आपको। इतना अमाउंट तो जाता था किसके पास, अंग्रेजों के पास, और 1/12 हिस्सा किसके पास रहता था, जमींदार के पास। लेकिन ये इन्होंने फिक्स कर दिया, है ना, और ये फिक्स परमानेंट हो गया ना, जिसका नाम ही स्थायी बंदोबस्त है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो रेशियो कितना बन रहा था, 9 और 10 का। 100 रुपये में से लगभग 10 रुपये किसके पास जाते थे, जमींदार के पास, और जो 90 रुपये जाते थे वो सरकार के पास जाते थे। तो आगे 30-40 साल के बाद और परमानेंट आगे को 100 साल तक, 100-200 साल तक इसकी सरकार की आय तो फिक्स बनी रही 90 रुपया, और इसकी आय 90,000 तक चली गई। अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ही इन्होंने बना रखा है, रूल ऑफ लॉ के साथ चलना पड़ेगा। तो अपनी खुद के गड्ढे में ही इसको गिरना पड़ा। तो इसकी वजह से एक समस्या पैदा हुई यूरोप में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका एक सदस्य मान सकते हो, या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया गया एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, देखो डेकार्टे। डेकार्टे ने एक चीज़ समझाई कि पैरासाइट, समझता है पैरासाइट, परजीवी, जैसे जोंक होता है, जोंक, लीच। तो ये पैरासाइट की भूमिका है पूरी इनकी, जमींदारों की। ये जमींदार क्या करते हैं, किसानों का खून चूसते हैं। देखो उनका प्रोडक्शन में कोई भाग रहता है जमींदारों का, जमींदार समझते हैं आप लोग, हमने समझा था ना ढंग से। तो जमींदारों का प्रोडक्शन में कोई योगदान है, उत्पादन में। उनका काम क्या है, जिसने उत्पादन किया है उससे वसूल करना है और सरकार को दे देना, मतलब बिचौलिया है ना वो। तो प्रोडक्शन में कोई भाग भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा अमीर भी वही बन रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति होती किसकी है, पैरासाइट की। तो इसने ये चीज़ समझाई थी कि जो मध्य वर्ग पैदा हो रहा है, जिसको जमींदार कह रहे हैं हम, ये क्या है, पैरासाइट है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब सरकार की आय बढ़ पाएगी। तो इस
विचारधारा से, इस संकल्पना से हमारे भारत में अब रैयतवाड़ी और महलवाड़ी हमको दिखाई देगी। ठीक। स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या प्रवृत्तियां बताई थी, उन्हीं को सुधार यहाँ किया जाएगा रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में। देखिए स्थायी बंदोबस्त में क्या था, जो हमारा जमींदार था वो भूमि का मालिक बना दिया था, और जो किसान था वो बताया था ना आपको, जिरात लैंड वगैरह पूरी वो उसके अधीनस्थ कर दिया गया, किसके, जमींदार की। अब यहाँ पे जो यहाँ रैयत का मतलब होता है किसान, अब इन सारे बिचौलियों को हटा दिया गया। ठीक, मतलब जमींदारों को हटा दिया और सीधे जो टैक्स वसूल किया जाना था सीधे किसानों से किया जाना था अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो रैयतवाड़ी पद्धति के बारे में थोड़ा लिखो, इसको मैं थोड़ा डिक्टेट करूँगा। रैयतवाड़ी, ये डेकार्टे का भूमि संबंधी संकल्पना क्या थी, ये चीज़ समझ में आई आपको? हाँ, आई समझ में? कुछ नहीं आया? उस जोंक के बारे में बताया था, जोंक से याद करना ना, अब ये याद कर पाओगे अब, थोड़ा इसके बारे में भी लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। डेकार्टे के अनुसार जमींदार वर्ग का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता था। जमींदार वर्ग का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता था, किंतु यह वर्ग दिन प्रतिदिन धनाढ्य होता जा रहा था। दिन प्रतिदिन धनाढ्य होता जा रहा था। जिस कारण इस वर्ग को पैरासाइट, परजीवी सिद्ध किया गया। इस वर्ग को परजीवी, पैरासाइट सिद्ध किया गया। चूंकि भारत में कार्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त, भारत में कार्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त जमींदारी पद्धति पर ही आधारित थी। जमींदारी पद्धति पर ही आधारित थी। और द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में कंपनी के प्रशासनिक खर्च बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। कहाँ पर छोड़ा आपने? प्रशासनिक खर्च बढ़ते जा रहे थे। बगल वाले से पूछो क्या लिखा है। हाँ? कहाँ पर छोड़ा लास्ट? हाँ, अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी, जिसका परिणाम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी है। अब हम रैयतवाड़ी हेडिंग डाल के तरह इसको समझेंगे।
देखिए आपको मैंने वो समझाया होगा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बताओ तो जरा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में मैंने क्या बताया था? कौन सी संधि होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में? समय कब था उसका? हाँ बताओ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ होगा कभी, ठीक है। तुमको है कुछ पता? हैं? हाँ है ध्यान? किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा अब? 1791-92 था। क्या हुआ था इसमें? टीपू सुल्तान ने एंट्री की थी और टीपू सुल्तान अपना आधा भूभाग खो बैठा था, बताया था ना। इसमें कुछ क्षेत्र बताए थे मैंने आपको, जैसे बारह महल और डिंडीगुल, समझाया था। मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे जहाँ से रेवेन्यू आता था बहुत ज़्यादा मैसूर राज्य को। ये सारे के सारे क्षेत्र अपने अंडर में ले लिए थे, किसने? अंग्रेजों ने। तो इसका जो पहला प्रयोग किया गया था रैयतवाड़ी का, वो वहीं किया गया था। कहाँ? ये बारह महल क्षेत्र में। ओके। फिर बाद में ये एक मतलब ट्रायल एंड एरर होता है, जो ट्रायल एंड एरर के तौर पर सबसे पहले इसकी जो इसका ट्रायल किया गया वो कहाँ किया गया? बारह महल में। लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ दिया इन्होंने। फिर ये परमानेंट रूप से आता है 19वीं शताब्दी में, ठीक, 1833 के बाद हमको ये दिखाई देता है। ये पूरे भारतीय भूभाग के 51% भाग पर लागू था। कितने प्रतिशत? 51%। इसको यहाँ पर महालवाड़ी में भी समझ लेना, ये 19% भाग पे था। बाकी जो बचा था वो स्थायी बंदोबस्त किया था। राजस्व वसूली के 3 मेथड बता दिए मैंने। एक स्थायी बंदोबस्त हो गया है, दूसरा रैयतवाड़ी है, तीसरा महालवाड़ी है। रैयतवाड़ी देखो कितना है? 51% भूभाग पे, और 19% पे क्या थी? महालवाड़ी। 51 और 19 को जोड़ो तो कितना हो रहा है? 70। बाकी जो बचा अमाउंट वो पूरा स्थायी बंदोबस्त में था। अब देखिए रैयतवाड़ी पद्धति में जो सबसे पहला प्रयास हमने देखा वो वहाँ किया गया था। फिर हम इसमें देखते हैं एक कर्नल रीड का नाम आता है, उसका नाम लिखो तो जरा, कर्नल रीड। कर्नल रीड के प्रयासों से, हेडिंग डाला है, रैयतवाड़ी में चल रहा है सब, ये 51% भूभाग पे चल रहा है और कर्नल रीड की भूमिका आएगी इसमें। सबसे पहले इसको कर्नल रीड अप्लाई करता है। और ये जो था रैयतवाड़ी पद्धति, ये ज़्यादा दक्षिण भारतीय क्षेत्र में थी। इन सब पॉइंट को बनाते रहो चेन में। रैयतवाड़ी पद्धति 51% भाग पे थी, दूसरा मैंने बोला कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में ज़्यादा अप्लाई थी, और तीसरा कर्नल रीड की मुख्य भूमिका थी। कर्नल रीड की भूमिका, ये 3 पॉइंटों को कभी वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ दक्षिण भारतीय क्षेत्र में ना, मैसूर वगैरह वहीं तो हुआ ये। क्या उत्तराखंड में है क्या मैसूर? तो 51% भाग में रैयतवाड़ी हम देखते हैं। फिर देखो रैयतवाड़ी में क्या किया इन्होंने। रैयतवाड़ी में जो बीच की चेन, बीच में कौन थे? जमींदार। जमींदारों को हटाया, सीधे संबंध किसके साथ हो गया? रैयतों के साथ। सरकार सीधे जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी रैयत से करेगी। रैयत मतलब हो गया किसान। और जो भूमि थी, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। ठीक है, हम जमीन को बेच सकते हैं। ठीक, और जमीन बेचने के कारण एक समस्या पैदा हुई जिसको हम कहते हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ग्रामीण ऋणग्रस्तता समझ पा रहे हो? अब मान लो कि मैं कौन हूँ? जमींदार। अब मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह आम आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा है क्योंकि इससे पहले मैं जमींदार रह चुका हूँ। अब आप लोगों को ज़मीन में सीड्स लाने के लिए तो रुपये चाहिए होंगे ना, तो तुम क्या लोगे? मेरे से उधार लोगे। और तुम्हारे पास संपत्ति के रूप में क्या आ गई है? आपको प्रॉपर्टी राइट दे दिया है। अब तुम्हारी जो ज़मीन है उसको मैं, क्योंकि तुमने, मुझे पता है पैसा तुम लौटाने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारा धीरे धीरे ब्याज वगैरह बनाते बनाते 2-3 साल में तुम्हारी लैंड मेरे नाम हो जाएगी। ठीक है, तो अब तुमको भुखमरी भी आएगी, तुमको इसे कहते हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता। इसका कारण क्या बनी? रैयतवाड़ी पद्धति है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रावधान क्या था कि भूमि को विक्रय योग्य बना दिया, और भूमि अगर विक्रय योग्य बनेगी उसका फायदा कौन उठाएंगे? पैरासाइट, परजीवी तो उठाएंगे ये, जमींदार वर्ग। तो जमींदार वर्ग कभी खत्म नहीं हो सकता है भारत में। देखो स्थायी बंदोबस्त में भी रहे, स्थायी बंदोबस्त में अच्छी खासी अमीरी आ गई उन पे। यहाँ रैयतवाड़ी पद्धति में उनकी भूमिका न होने के बावजूद भी मुख्य भूमिका इन्हीं की बनती गई।
जिसका कारण क्या रहा? ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ठीक है। फिर एक महलवाड़ी पे थोड़ा सा इस चीज़ को पॉइंट नोट करना पड़ेगा थोड़ा। क्या लिखा था हमने? क्या क्या कौन सी लाइट बोल रहे हो? जोर से बोलो जरा। अच्छा, अप्लाई थी। थोड़ा थ्योरेटिकली लिख लेते हैं इसको। लिखना भारत में रैयतवाड़ी पद्धति के लक्षण, हेडिंग बना दो। इसमें 3-4 पॉइंट बनाते हैं। जमींदारों का पॉइंट नंबर फर्स्ट बनाना, राजस्व संग्रहण सरकार द्वारा सीधे रैयतों के अंदर ब्रैकेट बना के लिखना किसानों को रैयत कहते हैं ना। सीधे रैयतों ब्रैकेट में किसान किया जाने लगा। सेकंड पॉइंट बना के लिखना, परजीवी वर्ग क्या नाम है उसका? जमींदार। परजीवी वर्ग ब्रैकेट में जमींदार का मालिकाना हक समाप्त कर दिया गया। मालिकाना हक समाप्त कर दिया गया तथा अब स्वतंत्र किसान ही भूमि के मालिक होंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। एक पॉइंट और देखिए, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? परमानेंट सेटलमेंट हो गया था ना, तो उस चीज़ से भी बचना पड़ेगा इनको। तो ये केवल 5 साल के लिए सेटलमेंट था शुरुआत में। लिखना लास्ट पॉइंट इसमें शुरुआत में 3,5 वर्ष तक ही डील को क्या बोलते हैं? डील ही लिख लो यार। तक ही डील की गई थी क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की समस्या से उभरना था। देखिए, मैंने आपको उस दिन कुछ लैंड समझाए थे ना, जैसे जिराक लैंड बताई होगी ये। फिर उसमें एक चीज़ आपको मैंने सामुदायिक भूमि भी बताई थी, कम्युनिटी लैंड या सामूहिक भूमि, ये था ना। ये मानो लैंड है। अब ये पूरा रैयतों को दे दी गई है पूरी भूमि। ठीक है, ये सारे क्या आ गए मेरे? रैयत। इसके बारे में ये सारे आपको मैंने पॉइंट लिखवा दिए। अगली थी कम्युनिटी लैंड भी होती थी ना एक, सामुदायिक भूमि, कम्युनिटी लैंड। सामुदायिक भूमि का मतलब सिंपल सी बात है, जिसमें सिंचाई भूमि होती है, हमारी गाय भैंस चरने जाती है जहाँ, क्या बोलते हैं उसको? चारागाह भूमि होगी, मतलब जिसका यूज सार्वजनिक रूप से होता था। स्थायी बंदोबस्त में इस भूमि का जो मालिकाना हक होता था वो सरकार का होता था। ठीक है, सरकार अलाउ करती थी कि इस क्षेत्र में हम कृषि करेंगे, नहीं करेंगे, सिंचाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ,
हाँ, नया एक्ट बना दिया देखो ना, तभी तो डेकार्टे की भूमिका समझाई। नहीं किया ना समाप्त, देखो मैंने लिखाया भी था आपको, 51% पर रैयतवाड़ी रही, 19% पर महलवाड़ी रहेगी, बाकी जो शेष लेफ्ट 30% पर कौन सी रहेगी, स्थायी बंदोबस्त, बताया तो था। हाँ, कुछ परिवर्तन नहीं होगा उसमें, मैंने बताया नहीं, 1953 में जाके हटेगी भूदान आंदोलन से। नहीं आया समझ में अभी भी? कोई रिफॉर्म नहीं होंगी उसमें, लेकिन उस एक गलती होगी, इस गलती से हम सीख सकते हैं ना, उसके बाद हमने ये एक्ट बना दिए बस, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त तो बंगाल के क्षेत्र में था ना, और जगह नहीं किया था अप्लाई, ये चीज़ हमने समझी थी ना, केवल बंगाल के क्षेत्र में था, और क्षेत्रों में ये व्यवस्था आई तुम्हारे सामने रही। हाँ 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 हाँ, स्थायी बंदोबस्त है, उसको कुछ नहीं छेड़ सकते हो आप, वो बने रहेंगे, वो जिम्मेदार रहेंगे। ये पूरा का पूरा जो अप्लाई होने वाला है अभी अन्य क्षेत्रों में होगा जहाँ पर वो स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं है। ये तो जो मैं बता रहा था, जो कम्युनिटी लैंड थी, कम्युनिटी लैंड स्थायी बंदोबस्त में किसके पास थी, सरकार के पास, लेकिन यहाँ आके ये पूरी की पूरी व्यवस्था किन के पास आ गई है, जमींदारों के पास। अब जमींदारों को यहाँ पर सामुदायिक भूमि दे दी इन्होंने, ठीक, तो जमींदारों को यहाँ पे हक दे दिया गया था। तो रैयतवाड़ी पद्धति के बारे में इतना काफ़ी है। और एक ग्रामीण ऋणग्रस्तता वाला जो टॉपिक मैंने पॉइंट समझाया था, उसको ध्यान में रखना, इसको बना लो। एक पॉइंट और बनाना, ये सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि समझ में आ रहा है ना, जिसका सार्वजनिक रूप से सामुदायिक भूमि जो स्थायी बंदोबस्त में, जो स्थायी बंदोबस्त में सरकार के सानिध्य में रहती थी, सरकार के सानिध्य में रहती थी, अब रैयतों को सौंप दी गई, अब रैयतों को सौंप दी गई। मैकेंजी, अब इसमें हम देखेंगे महलवाड़ी, इसमें हॉल्ट मैकेंजी का नाम लिखना, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी की भूमिका इसमें पूरी। और ये उन क्षेत्रों में अप्लाई ज़्यादा था जहाँ पर लैंड बहुत, जहाँ जोत भूमियाँ ज़्यादा थी। कहाँ कहाँ हो सकती हैं, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्र, उत्तर भारत में ज़्यादा अप्लाई हुई। कौन सी, महलवाड़ी। महल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव, ठीक। अब यहाँ पर रैयत कौन हो गया, पूरा गांव हो गया, एक गांव के साथ डील हो जाती थी। महल का मतलब क्या बताया मैंने, गांव, ठीक है। तो महलवाड़ी का मतलब है पूरे गांव के साथ डील कर दी जाती थी कि पर्टिकुलर गांव हर महीने मुझे इतना रेवेन्यू ला के देगा। पढ़ा होगा आपने, इसके बारे में पढ़ा था पहले, ये चीज़ें नहीं सीखी कभी क्या? नहीं सीखी, सुना था ऐसा कुछ, ये शब्द ही नहीं सुना, महलवाड़ी तुमने सुना था? नहीं सुना। और रैयतवाड़ी सुना था? रैयतवाड़ी भी नहीं सुना था, अच्छी बात है, मेरे को आसानी होगी समझाने में। अब तो समझ में आ गया ना रैयतवाड़ी क्या है। अब देखो महलवाड़ी, महलवाड़ी मैंने क्या बताया, महल शब्द का मीनिंग क्या है, पूरा गांव। अब यहाँ पे रैयत कौन हो गया, पूरा गांव, क्लियर। अब जो व्यवस्था मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये पूरी की पूरी व्यवस्था गांव के लिए अप्लाई कर दोगे। रैयतवाड़ी में जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, जितने पॉइंट बताए, वो सारे के सारे अप्लाई कहाँ हो जाएंगे, गांव के लिए। अब वहाँ पे एक जमींदार टाइप का, उसे हम क्या बोलते थे, महल, महली टाइप का शब्द, तो एक महली होता था, उसको हम जमींदार नहीं बोलेंगे अब, उसको बस इतना राइट है कि वो ला के मुझे दे देगा। मतलब ब्रिटिश सरकार को पूरे गांव से ज़मीन इकट्ठी, मतलब जो उसका टैक्स होता है वो इकट्ठा करके मुझे दे देगा। उसको कमीशन भी नहीं मिलता था, कुछ नहीं, उसको बस एक लैंड मिलती थी जो जिरात लैंड टाइप की थी, बस इतना उसको फ़ायदा होता था। आपको समझ में आया? बस एक मुखिया बना देंगे, वो सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को सौंप देगा। और जो वहाँ पर्टिकुलर रैयतों के साथ जो प्रबंध किया जा रहा था, यहाँ पूरे गांव के साथ होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। रैयतवाड़ी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। और कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे जोतें ज़्यादा हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा। मतलब उत्तर भारत में अप्लाई कौन होगा, महलवाड़ी। दक्षिण भारत में कौन सा है, रैयतवाड़ी।
और जो मध्य वाला ये बंगाल वगैरह क्षेत्र में हम स्थायी बंदोबस्त को देख ही रहे हैं। तो ये था रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये हॉर्ट मैकेंजी मैकेंजी का नाम याद रखना। मैकेंजी माउंटेन कहाँ है? हाँ हाँ, अमेरिका में है मैकेंजी। यूएसए में नहीं है ना, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। वो होगा कनाडा साइड में मैकेंजी। शायद मैं भूल रहा हूँ, देख लेंगे इसको। आजकल प्रीलिम्स की तैयारी चलेगी, अब तब समझ में आएगा। तो ये था रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब कल हम इसमें थोड़ा अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि आर्थिक नीतियाँ कैसे चेंज हो रही थी। ओके, कुछ पूछना है? ठीक है। हाँ, ये उत्तर भारत में अप्लाई थी और बाकी दक्षिण भारत में। कितना परसेंटेज था आपके सामने ये लिखा है, याद करके आना ना तब। हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देता था। इन सारी चीज़ों को याद करना।